कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती का मामला उठाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, ऐसे समय में जब संसद की कार्यवाही चल रही है, ईडी ने उन्हें भी समन किया। उन्होंने कहा, सदन की बैठक हो रही है, मैं भी सदन का एक सदस्य हूं और विपक्ष का नेता भी, लेकिन मुझे इस समन ईडी का आता है कि जल्दी आइए। इसे लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना, जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली। नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, हम डरते नहीं हैं, जो करना है कर ले, हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है, यह जंग जारी रहेगी। राहुल ने कहा, अब सत्याग्रह नहीं, अब रण होगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, चुप नहीं होने वाले, हम खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रही है, संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि उन्हें ही मूल शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे गुट को लेकर हड़बड़ी में कोई फैसला न लेने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेंगे। अदालत ने निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे गुट शिंदे की याचिका पर भेजे नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे तो उनके अनुरोध पर गौर किया जाए और वाजिब समय देने पर विचार हो। पीठ ने कहा, वकीलों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, यह निर्णय करना जरूरी है कि इस मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा, हम इस पर फैसला लेंगे। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के रुख से चीन भड़क गया है। उसने ताइवान पर अपना शिकंजा कसने के लिए आक्रामक सैन्य तेवर दिखाए हैं। गुरुवार को चीन की सेना ने समुद्र में जारी अपनी सेनाभ्यास के दौरान ताइवान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो कि ताइवान के समुद्री तट पर जाकर गिरी। हालांकि G7 देशों ने चीन के इस कदम का विरोध जताते हुए बीजिंग के आक्रामक रुख पर उसे फटकार लगाई। क्या ताइवान और चीन के युद्ध में अब जापान की भी एंट्री हो रही है? दरअसल चीन की ओर से ताइवान को निशाना बनाकर दागी गई कुछ मिसाइल जापान के इलाके में गिरी, जिसे लेकर जापान ने नाराजगी दिखाई है। सबक सिखाने के लिए जापान तैयार। क्या प्रशांत महासागर में चीन और जापान का भी युद्ध होगा? जापान ने खरीदा अमेरिका से घातक हथियार। महासागर में होगा महाविनाश।
प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। 10年目前，我们整装待命，时刻准备着。 प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। प्रशांत महासागर में चीन की दखलंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएगी। इस वक्त जापान की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार की जा रही है ताकि वो चीन से निपटने में पूरी ताकत लगा दे। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। ये ताइवान वाले वॉर जोन के साथ नए वॉर जोन के तैयार होने जैसा है। इस वक्त दुनिया की दो और बड़ी ताकत चीन और जापान भी टकराते हुए नजर आ रहे हैं। चीन पहले से ही ताइवान के इलाके में फुफकार रहा है और अमेरिका को लगातार डरा रहा है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्ध अभ्यास कर रहा है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन सकता है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन किया है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी रूस और चीन की करीबी भी जापान को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सोलोमन आइलैंड्स और चीन के बीच समझौते ने जापान की फिक्र बढ़ा दी है। सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावों से जापान पहले से ही गुस्से में है। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन के पूर्व दिशा में, जबकि जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं। इन्हें सेनकाकू आइलैंड्स के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं और ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएगा। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया का तो हमने जिक्र किया ही नहीं, जो अक्सर अपना मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। और जापान और चीन के युद्ध में किम जोंग भी चीन का ही साथ देगा। इसलिए एशिया में युद्ध का ये वाला थिएटर बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस युद्ध में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों युद्ध से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं, कई देश शामिल हो जाएंगे। क्या राजस्थान में सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव के हालात हैं? क्योंकि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर सवाल उठाए। ऐसा करने वाले वे गहलोत मंत्रिमंडल के तीसरे सदस्य हैं। आखिर क्या वजह है
कि बार बार इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी बनाम जनप्रतिनिधि। गुढ़ा चांदना के बाद विश्वेंद्र सिंह के सवाल। पिछले 2 महीने में 3 कर चुका हूं। वो केवल अधिकारियों के कागज लेने तक रह जाते, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जनता पैसा लगा के आती है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई गर्मी में आता है, कोई बरसात में आता है। क्या प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर माननीयों के निशाने पर है? विश्वेंद्र सिंह ने अधिकारियों पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई बंद कर दी, तो ये सवाल फिर से खड़े हो गए। सरकार के मंत्री ही ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकती है। ऐसे में सरकार से जुड़े लोग नहीं चाहते कि ब्यूरोक्रेसी में तकरार बढ़े। ब्यूरोक्रेट्स में सारे बुरे नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते, तो हर तरह का ब्यूरोक्रेट है। ऐसे में जनता ने हमको वोट देकर चुना, हमारे अधिकार सबसे ज्यादा है। ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स को काम में लेना, यदि कोई ब्यूरोक्रेट गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी पावर में। जनप्रतिनिधियों के अपने तर्क होते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के अलग। मंत्रियों के उठाए सवाल को सेवानिवृत्त अधिकारी सरकार के विकास कार्य के लिए नुकसानदायक मानते हैं। मंत्री जब बन गए आप, तो विभाग के विभागाध्यक्ष से भी ऊपर आप जैसे स्थित हो, क्योंकि सारा नीतिगत निर्णय आप करते हो। तो मंत्रियों का जहां तक सवाल है कि अधिकारी काम नहीं करते, तो मैं नहीं समझ पाता, ये मेरे भोले विश्वास नहीं समझ पाते कि इसका ठीक आशय क्या है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से कहे कि ये मेरा काम नहीं कर रही है। पिछले कुछ महीनों में करीब 1 दर्जन मंत्री विधायक ब्यूरोक्रेसी के कार्यशैली पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिनों मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और अशोक चांदना ने ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी पर विश्वेंद्र सिंह के सवाल पर भले ही उन्हें अपने सहयोगी मंत्रियों का साथ न मिला हो, लेकिन इतना तय है कि जब प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में कार्यपालिका और विधायिका का टकराव किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एबीवीपी ने आज थाली बजाओ प्रदर्शन किया। आरयू के वीसी के घर पर पहुंचकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाई। देखिए, जब से छात्र संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एबीवीपी ने आरयू के वीसी के घर के बाहर आज थाली बजाओ प्रदर्शन किया। दिन भर वीसी सचिवालय पर उन्होंने वैसे ही प्रदर्शन किया ही था। इनकी मांग है कि मतदान का अधिकार सभी को मिले।